लिखा है, क्या फैमिली जैसा कुछ होता भी है? हम सब एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज़ हैं जो कि एक घर में पैदा हो जाते हैं और उसको नाम दे देते हैं फैमिली। किसी भी 4 इंडिविजुअल्स के साथ घर में रहने लगते हैं और उनको नाम दे दिया जाता है माँ बाप भाई बहन कि आप एक साथ रहिए, और कौन कैसे एक दूसरे के साथ एडजस्ट करता है और रहते हैं, बस इसी को कहते हैं फैमिली। और इसी एडजस्टमेंट में कट जाती है ज़िंदगी। फैमिली इज जस्ट एन एडजस्टमेंट और कुछ नहीं। सबकी अपनी एक इंडिविजुअल जर्नी है और वो इस जर्नी में कैसे घर और कैसे फैमिली मिलती है, इसी को शायद लाइफ कहा गया है। फैमिली एंड लाइफ इज जस्ट एन एडजस्टमेंट। परिवार एक व्यवस्था है। परिवार तो हमने ही बनाया है ना, इसकी तो हमने चर्चा करी ही थी कि परिवार का जो विकास है वो कहीं आसमान से तो गिरा नहीं है। समाज में धीरे धीरे विकसित होने की यात्रा में मनुष्य ने परिवार की संस्था का निर्माण किया, अपने एडजस्टमेंट के लिए बेशक, अपनी सुविधा के लिए, अपने सुरक्षा के लिए, बहुत सारे इन कारणों पर परिवार का निर्माण हुआ है। तुम लिखा है परिवार जैसी चीज क्या होती है? इंडिविजुअल्स ही तो होते हैं, बेशक इंडिविजुअल्स ही होते हैं, व्यक्तिगत इकाइयां ही तो हैं जीवन में। जैसे समाज कहीं नहीं पाया जाता, व्यक्तिगत इकाइयां ही जुड़कर समाज बन जाती हैं, ऐसे ही अलग अलग किस्म के लोग जुड़कर परिवार बन जाते हैं। परिवार एक संभावना है, इसको हमेशा याद रखें। एडजस्टमेंट की जो बात लिखी है कि अलग अलग सबकी यात्रा है, सब अलग अलग जीते हैं, अलग अलग चलते हैं, और परिवार तुमको लगता है कि एक एडजस्टमेंट से ज़्यादा कुछ नहीं है। तो जब तक परिवार में कोई सचेतनता निर्माण नहीं होती तो परिवार तो अहंकार, स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष, मूढ़ता, जड़ता, इस सब पर ही खड़े रहेंगे। मनुष्य के पास संभावना है कि वो अपने पाशविक धरातल से दैवी धरातल की ओर जा सकता है, लेकिन चला ही जाएगा ये तय नहीं, जा सकता है। पाशविक धरातल अर्थात जो बंधा हुआ है, सीमाओं में आबद्ध है। जब परिवार आदिम काल में बने तो प्रेम बहुत वहाँ पर प्रासंगिक नहीं था कि प्रेम के कारण बन गए थे। परिवार बने थे सुरक्षा के लिए, सुविधा के लिए, अपने आप को बचाए रखने के लिए, अहंकार और स्वार्थ के लिए कि जो हमने अर्जित किया है, हमने शिकार किया है, हमने इकट्ठा किया है, उसको मैं और मेरे लोग ही भोगें। भय पर खड़ा था परिवार, क्योंकि आसपास से हमले थे, आक्रमण थे। तो वो जो आदिम व्यवस्था परिवार की बनी वो आज तक चली आती है। उसमें ऐसा नहीं कि आमूलचूल बदलाव हो गया, क्योंकि मनुष्य कोई आमूलचूल बदल तो गया नहीं। हर मनुष्य के अंदर झांक के देखें, अभी पूरा जंगल बसता है। हाँ, ऑब्वियसली बंदर तो है ही है, लेकिन पूरा जंगल बसता है। इसीलिए कौन सा जानवरपन कब किसके अंदर से आ जाएगा ये पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है, आ जाता है। मनुष्य विकास की यात्रा में सारे अनुभवों से गुजरा है, तो उसके अंदर सारे अनुभव हैं। ये जो मनुष्य की घटना है, इसमें सारे प्राणी जगत का अनुभव समाया हुआ है। तो अब आज के वक्त में जब परिवार की इकाई में हम खड़े होंगे तो वहां पर कई संभावनाओं को हम गति दे सकते हैं। और ऐसा नहीं कि इस पर दृष्टिपात किया नहीं गया। तमाम संतों, ऋषियों, मनीषियों ने, बुद्धों ने इस पर अपनी बात कही।
और मौलिक रूप से देखा कि प्रीति का आधार, जिसको हम परिवार में कहते हैं प्रेम की गंगा बहती है, तो हम देखेंगे मौलिक रूप से स्वार्थ की गंगा बहती है। स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, स्वार्थ के कारण अपनी अपनी दुनिया में सब खोए हुए हैं। माँ बाप बच्चों के बीच जिस प्रेम की हम बहुत महिमा गाते हैं वो ठीक है, क्योंकि बहुत सारा उसमें इंस्टिंक्टिव और नेचुरल बायोलॉजिकल अर्जित किया हुआ नहीं, अभी वो विकास की यात्रा में गया हुआ नहीं है। सारे पशु अपने बच्चों के साथ एक इंस्टिंक्टिव व्यवहार करते हैं, उनको बचाने का, उनको गाइड करने का, प्रोटेक्ट करने का, भोजन देने का, सब। कीड़े मकोड़ों से लेके डिजाइनर जो एनिमल हैं उनसे लेके और इंसान तक सब। तो अगर माता पिता और संतानों के बीच भी किसी हम प्रेम की परिकल्पना करते हैं तो उसमें बहुत कुछ इंस्टिंक्टिव है, क्योंकि प्रकृति तो चाहती है कि बचाया जाए, संरक्षित किया जाए, और जो स्पीसीज है, प्रजाति है, उसको आगे ले जाया जाए। तो वो सारा गुण प्रकृति ही हमको, निसर्ग ही दे देती है। यहाँ तक ठीक है। अब पशुओं में देखिए क्या होता है कि वहाँ तो हुआ प्रोटेक्शन और ये सारा जो नेचुरल इंस्टिंक्ट का क्रियाकलाप था, फिर वो अपने घर गए, वो अपने रास्ते गए, सब अपने अपने रास्ते ढूंढकर अपना फिर अलग कार्य व्यापार शुरू कर देते हैं। मनुष्य में हम साथ में रहना सीखते हैं, ये हमारे मानसिक भावनात्मक विकास का एक पड़ाव भी है। साथ में रहना एक कौशल भी है, साथ में रहना देखा जाए सबसे बड़ी साधना भी है। इसीलिए संबंधों पर जब बोलने का मैंने चुनाव किया तो इसीलिए मैं इसको भी लेकर चल रहा हूँ, आगे तक चलेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसको समझना है बहुत आयामों से। संबंधों को समझना और साथ में रहने की कला को सीखना अति आवश्यक है, फिर किसी साधना की जरूरत नहीं। सबसे बड़ी साधना है साथ में रहना। जब इंस्टिंक्टिव बिहेवियर एग्जॉस्ट हो चुका हो, यानी कि अब जो प्रकृति ने हमको दिया था सुरक्षा का आयोजन, वो पूरा हो गया, उसका कार्यक्रम पूरा हो गया, हम तब भी साथ में रह रहे हैं। अब करें क्या? अब इस साथ में रहने में हमको बहुत सारे मानसिक भावनात्मक धरातलों का अन्वेषण करना होगा, उनको विकसित करना होगा। क्योंकि एक उम्र के बाद हम देखेंगे माएँ अपनी दुनिया में खोई हैं, पिता अपनी दुनिया में, बच्चे अपनी दुनिया में, अपनी वासनाओं में खोए हैं, अपनी चाहनाओं में खोए हैं, अपने अंधेरों में, अपने अज्ञान में, जो जैसे जहाँ पाएगा, और फिर वो सब साथ में भी आते हैं। पुरानी स्मृतियाँ धक्का भी मारती हैं कि कितना कितना अच्छा प्रीतिकर माहौल था, लेकिन अब वो पुरानी चीज़ नहीं रही है, अब ये कुछ नया है। तो नए में हमको कुछ नए ढंग से सीखना पड़ेगा। तो जो प्रश्न में प्रतिध्वनि है, अनुगूंज है कि सब अकेले अकेले ही जी रहे हैं, ये परिवार का क्या तमाशा है? तो मानो तो तमाशा है, मानो तो संभावनाओं को खोलने का आयोजन है। एक सीमा के बाद, एक समय की सीमा जो है, उसके बाद व्यक्ति ऐसे ही अलग थलग अनुभव करता है। साथ में चलने का कुछ प्रयोजन होना चाहिए। हम साथ क्यों चलें? व्यक्ति के साथ देखिए समस्या क्या होती है कि जीवन में मनुष्य को कम से कम बहुत सारे प्रयोजन की परतें दी गई हैं, एक परत के ऊपर दूसरी, दूसरी, और फिर चलती चली अनंत परतें। इसीलिए को मैं कहता हूँ ना, अनंत संभावनाएं। फूड, स्लीप, सेक्स, आहार, निद्रा, मैथुन, जिसको हमारे शास्त्र भी कहते हैं, ये तो बहुत प्राइमरी है, बेसिक है, आया खत्म हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे? साथ चलने के लिए अब क्या होगा? फिर हमारे पास कुछ और होना चाहिए, विचार का, भाव का धरातल फिर सक्रिय हो। विचार और भाव के धरातल को भी मान लो हम उसमें सामंजस्य बिठा लें, फिर उसके आगे कुछ और होना चाहिए।
मानवीय चेतना की अनंत संभावनाएं हैं। साथ होने के लिए हमारा कोई उच्चतर धरातल निरंतर सक्रिय होते रहना चाहिए, क्योंकि जब मौलिक आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी और कोई चीज़ नहीं होगी जीवन में, तो करेंगे क्या? उस समय बिल्कुल एक डेड एंड आ जाता है, ब्लॉक आ जाता है। बहुत सारे लोग उसी डेड एंड से ही जूझते रह जाते हैं, परेशान होते हैं। अब जिंदा तो हैं, करें क्या? उनके जीवन में कोई नए धरातल का आगमन हुआ नहीं, उसे सक्रिय कर नहीं पाए वो। इसीलिए परिवार साधना है, संबंध साधना है, साथ में होना। अब वो करेंगे क्या? टाइम पास करने के लिए ताश खेलेंगे, क्लब जाएंगे, शराब पिएंगे, ड्रग्स करेंगे, घर में लड़ेंगे झगड़ेंगे। लड़ना झगड़ना भी घर का एक टाइम पास एंटरटेनमेंट होता है। कुछ करेंगे वो ऐसा स्टूपिड सा काम जिसका कोई मतलब नहीं, को तुम ना करते तब भी जिंदगी चलती। कई लोगों को देखो ना कि वो जीवित रहने के लिए कितने लालायित होते हैं कि बस कुछ और वक्त मिल जाए, और जो वक्त मिलता है उसमें वो करते क्या है? वो अगर कभी गौर से देखो तो लगेगा तुमको ना भी वक्त मिलता तो क्या फर्क पड़ना था? कोई फर्क तो पड़ना नहीं था। ना तुमने शांति को बोया, ना तुमने प्रसन्नता को बोया, ना तुमने प्रेम को बोया, ना तुमने अपने आंतरिक धरातल के और तमाम जो चीज़ें हैं उनको बोया। उनको भी बोना पड़ता है। वो चाह ही नहीं आई कि ये भी कुछ ऐसी चीज़ है जिधर जाया जा सकता है। तमाम लोग ऐसे होते हैं, अगर उनसे कोई समझदारी की बात करो तो कहेंगे दिमाग पक जाता है, बहुत प्रेशर आ जाता है दिमाग में। अब ऐसा कौन सा दिमाग पैदा कर लिया तुमने, इतना हल्का, इतना शैलो, इतना कि जरा सी कोई समझदारी की बात हो तो, और बेवकूफ़ी की बातें तो करते रहो। और उन बेवकूफ़ी की बातों को हवा देने के लिए सोशल मीडिया आ गया। मांग होती ना, सोशल मीडिया जो आ गया है, देखिए वो क्यों आ गया है। हमारी एक बड़ी आवश्यकता थी व्यक्ति के पास कि वो जिंदा तो है, करने के लिए कुछ है नहीं। अब दिन भर बैठे बैठे वो वीडियो देखे, मैसेज 10-20 फॉरवर्ड करे इधर से उधर, और शाम को थक के सोए, कहे बहुत काम कर लिया आज तो 20-50 वीडियो देख डाले, 100-50 टिकटॉक देख डाले और शॉर्ट देख डाले, फॉरवर्ड करने काम कर दिया। आया था कि ये भाई बहुत ज़रूरी है मैसेज लोगों के कल्याण के लिए, उसको फॉरवर्ड कर बहुत काम कर डाला। अब सो जाते हैं, सुबह उठ के फिर वो जारी। तो सोशल मीडिया ने भी एक ऐसा एक इल्यूजन बना दिया है कि जैसे लोग बड़ा काम में बिजी हैं, बिजी किसी चीज़ में नहीं है। तो ऐसे में जब परिवार में हम रहते हैं तो परिवार एक बड़ा अजीब सा जंगल नज़र आने लगता है कि वो एक अलग अपनी दुनिया में दौड़ा जा रहा है, वो एक अपनी अलग दुनिया में, सब अपने अपने अहंकार, स्वार्थ, वासनाओं में मुब्तला हैं। किसी को किसी की फिक्र नहीं है। फिक्र हाँ याद आ जाती है, बीच बीच में पता चलता है कि हाँ हम लोग साथ में हैं, तो वो एकदम से बिजली कौनती है तो उसका भी ख्याल हो जाता है। लेकिन अगर अज्ञानता और बेहोशी बहुत गहरी है तो व्यक्ति ऐसे टकराता हुआ चला जाता है। यहीं पर वो परिवार हमको बहुत ज़्यादा उलझाने वाले भी बन जाते हैं, पीड़ा का कारण भी बन जाते हैं। जब लोगों को साथ नहीं रहना था तब भी वो साथ में रह रहे होते हैं, तो उपद्रव के सिवा तो कुछ होना नहीं होता है। मैंने कहा था कि हमने अपने समाज में सचेतन मिलन की प्रक्रिया नहीं डाली अभी तक, और सचेतन अलगाव की प्रक्रिया नहीं डाली। दोनों होनी चाहिए, सचेतन मिलन और सचेतन अलगाव। परिवारों को इस मामले में थोड़ा अलग दृष्टि से देखना पड़ेगा कि अलगाव की कई बार बहुत संभावना नहीं होती, तो कैसे अलग हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये है कि जिसको दिखाई दे वो चलना शुरू करे, जिसको वो रोशनी दिखाई दे वो उसकी किरण के साथ चले, तो उसके जीवन में वो रोशनी उतरेगी। अपेक्षाएं दूसरों से करते चले जाना वो परिवार की सबसे बड़ी नादानी होती है, क्योंकि हमको लगता है कि दूसरा ही शायद हमारी
प्रसन्नता के लिए, शांति के लिए जिम्मेदार है, जो कि नहीं है। उसने अपने ही जीवन में नहीं डाली तो अभी हमारे जीवन में क्या लाएगा। बाकी रहे प्रैक्टिकल तमाम मसले, उनको प्रैक्टिकल ढंग से सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए और सुलझाया जा सकता है। किसी न किसी को तो एक कॉन्शियस इनलाइटेंड वे ऑफ लाइफ लेना ही पड़ेगा ना। तो कोई ब्लेम गेम नहीं, कोई दोषारोपण नहीं। उठिए, चलिए, अपना रास्ता बनाइए, दूसरे के ऊपर आश्रित मत रहिए। ये परिवार के दोषारोपण वाला ही मॉडल बाहर निकल के आता है तो फिर वो समाज, सत्ता, प्रतिष्ठान, ये सबको दोषारोपण, यानी कि उसको लगता है कि सब दूसरे ही करेंगे तभी हमारे लिए कुछ होगा। परिवारों में इस जड़ता से हमको हटना पड़ेगा। और कौन जाने कि जब तुमने अपनी शांति को, अपनी प्रसन्नता को स्पर्श किया, उसे देखकर किसी और को भी कुछ स्मरण आ जाए। कठिन है डगर पनघट की, लेकिन पानी भरना तो पड़ेगा।